आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ या आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। जैसे आपको मैंने बताया है अपने इस चैनल के जो वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान की विशेषता में कि भारतीय संविधान में संशोधन करने के तरीके के आधार पर भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने का तरीका न तो एकदम इजी तरीका जैसे ब्रिटेन का है वैसा, न तो ब्रिटेन की तरह है, और न ही अमेरिका का जो जैसे संविधान संशोधन करने का तरीका बहुत ही कठोर है, और तो न ही भारत का संविधान वैसा है। मतलब भारतीय संविधान में संशोधन करने का तरीका है वह न ज़्यादा इजी है न ज़्यादा हार्ड, यानी दोनों का मिश्रण है। तो इसलिए भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के आधार पर ही भारतीय संविधान को लचीला और कठोरता का समन्वय कहा जाता है। तो आज हम यही पढ़ेंगे भारतीय संविधान, ठीक है ना, भारतीय संविधान में संशोधन। भारत के संविधान में संशोधन, ठीक है ना। तो अब ये जैसे मैं इसको बता रहा हूँ, तो इस प्रक्रिया को यहाँ पे हम पूरा पढ़ेंगे क्योंकि हो सकता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भाई भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया का उल्लेख है वो संविधान के किस भाग में किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये संशोधन का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के कौन से भाग में, तो आपको लिखना है 20, ठीक है ना। ऐसे आपके 10 करके भी आ सकता है, तो ध्यान रखना है ये भारतीय संविधान की 20वें भाग में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद की बात करें कि भाई कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है, तो आपको अनुच्छेद लिखना है क्योंकि एग्जाम में अनुच्छेद के बारे में ज्यादातर आता है। तो आप लिखेंगे कौन सा अनुच्छेद जो संविधान में संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है। अब एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ जाता है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने के जो तरीके का उल्लेख है अनुच्छेद 368 के अनुसार दो तरीके बताए गए। भारतीय संविधान में संशोधन करने के दो तरीके हैं, लेकिन अभी वर्तमान में ट्रेंड है कि भारतीय संविधान में संशोधन 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से होता है। अब वो यहाँ पे एक तरीका कौन सा है जो संविधान के अनुच्छेद 368 में नहीं है, तो वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आपको यहाँ पे बने रहना एंड तक, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको तीनों ही तरीके बता देता हूँ कि भारतीय संविधान में संशोधन 3 तरह से होता है। तो सबसे पहला तरीका जो है यहाँ पे, यानी प्रणाली की तरफ हम यहाँ 3 प्रकार देखेंगे, ठीक है ना। तीन प्रकार से संशोधन होता है, ठीक है ना। तो 3 प्रकार से संशोधन है। इसमें जो पहला तरीका है, ठीक है ना, यानी इस पहले तरीके की हम चर्चा करें। आपको ये स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि भारतीय संविधान में 2 तरीकों का ही वर्णन किया गया है। तो अब यहाँ पे हम सिंपल सा बात करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि पहला तरीका है संसद द्वारा साधारण बहुमत से। संविधान में संशोधन करने का जो सबसे पहला तरीका है वह है संसद द्वारा साधारण बहुमत से भी संशोधन हो जाता है। यानी कोई भी प्रस्ताव है जो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। अगर संविधान में कोई प्रस्ताव लोकसभा में जैसे लाया जा रहा है तो लोकसभा में साधारण बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में पारित हो जाने के बाद ये प्रस्ताव है वह राष्ट्रपति के पास कानून रूप में हस्ताक्षर हो जाने के बाद एक तरह से वैलिड हो जाता है, संशोधन मान्य हो जाता है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि सबसे सिंपल तरीका है इसके द्वारा भारतीय संविधान के किस धारा किस अनुच्छेद में संशोधन हो सकता है। तो वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का गठन करना है, या उस सीमा में किसी के भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, या नाम परिवर्तन करना है किसी भी राज्य का। तो इसके लिए संविधान में संशोधन का सबसे इजी वाला तरीका है वो अपनाया जाता है। इसके अलावा संविधान की दूसरी अनुसूची, संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उससे संबंधित कुछ परिवर्तन या कुछ चेंजेस करना है, तो इसके लिए संविधान में संशोधन करने का ये वाला तरीका अपनाया जाता है। साथ ही साथ संसद की गणपूर्ति 1/10 जो गणपूर्ति है वो कहीं भी मीटिंग को लेकर गणपूर्ति होती है, तो इसको अगर परिवर्तित करना है तो भी ये तरीका अपनाया जाता है। नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति के ऊपर भी, और साथ ही साथ 5वीं और 6ठी अनुसूची है
इसमें कुछ चेंजेस करना है तो संविधान में संशोधन करने का ये सिंपल तरीका, यानी इन इन अनुसूचियों में परिवर्तन करना है तो ये संविधान में लिखित है, तो इनको संशोधित करने के लिए संविधान में संशोधन करने का तरीका बहुत इजी है, यानी संसद के द्वारा साधारण बहुमत से कानून पारित करके संशोधन हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मली सबसे पहला इजी वाला तरीका जो आपको मैंने यहाँ पे बताया। तो इजी वाले तरीके से इस तरह से जो होता है। अब दूसरा ध्यान रखना है, और वैसे आपको मैं बता दूं कि ये जो पहला तरीका है, ठीक है ना, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित नहीं किया गया है। यानी भारतीय संविधान में संशोधन करने का कि कौन से दो तरीके जिससे संविधान में संशोधन हो सकता है, अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन करने के जो दो तरीके बताए हैं उन दो तरीकों की चर्चा हम बात अभी करेंगे। लेकिन ये वाला तरीका अनुच्छेद 368 में नहीं लिखा गया है, लेकिन वर्तमान में इसको अपनाया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, तीन तरीके हैं। अब दूसरा कौन सा तरीका है जो संविधान में संशोधन किया जाता है, तो वो आप यहाँ पे देखिए आगे। जो दूसरा तरीका हम उस पर चर्चा करें तो आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो तरीका है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, यानी दूसरा तरीका है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संविधान में संशोधन हो जाता है। अब यहाँ पे समझना विशेष बहुमत क्या है, तो विशेष बहुमत का मतलब यहाँ पे समझना है कि जैसे जो बता रहा हूँ कि दूसरा तरीका है, ठीक है ना, और दूसरा तरीका है इसके द्वारा सभी संविधान में संशोधन होता है। उसके लिए कुछ अलग जो एक्ट विचार या अनुच्छेद है जिसके तहत संशोधन होता है। तो देखिए विशेष बहुमत का मतलब क्या है, तो ये आपको समझना, आगे भी आपकी इस तरह से प्रश्न आएगा। तो विशेष बहुमत का मतलब प्रत्येक सदन, लोकसभा या राज्यसभा कोई भी हो, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत आ जाना चाहिए। जितने भी सदस्य उनका कुल बहुमत, टोटली जो है उनका कुल बहुमत है वह उस प्रस्ताव पर आ जाए, बहुमत है वो साबित हो जाए उस प्रस्ताव पर। इसके अलावा उसमें यानी उस सदन में अगर लोकसभा में है या फिर राज्यसभा में, तो उसमें उपस्थित जो है, उपस्थित एवं मतदान में जो भाग लेने वाले सदस्य, भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। यहाँ पे सदन के तो कुल सदस्यों का बहुमत होगा, लेकिन जो उस सदन में उपस्थित है और जो मतदान में भाग ले रहे हैं, तो उनका 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, तो वह संविधान में संशोधन को मान्य हो जाता है। ये दोनों सदन में यही प्रक्रिया होगी। लोकसभा में इसी तरह की प्रक्रिया, इसी तरह का प्रस्ताव पारित होगा, यानी इसी तरह से ज्यादा ये सदस्यों का बहुमत और उपस्थितों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद राज्यसभा में जाएगा, वहां भी पारित होने के बाद राष्ट्रपति इसे साइन करेगा। तो इस तरह से ये हो गया दूसरा तरीका, ठीक है ना। अब दूसरे तरीके के द्वारा भारतीय संविधान के कौन से भाग या अनुच्छेद में संशोधन होता है, 3 और 4। 3 जो है किससे संबंधित है, मूल अधिकारों से। किससे संबंधित है, मूल अधिकारों से, समझ रहे ना आप। और 4 है वो है नीति निर्देशक तत्व से, नीति निर्देशक तत्व। यानी भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन करना हो या नीति निर्देशक तत्व में, तो संविधान में संशोधन यानी इनमें कुछ परिवर्तन करना है, तो इसके लिए ये वाला तरीका अपनाया जाएगा संशोधन करने का संविधान में, संसद के विशेष बहुमत से, यानी कुल बहुमत और साथ ही साथ उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए संविधान के बारे में। अब तीसरा जो तरीका है, जो मैंने कहा कि तीसरा, यानी अब देखना अनुच्छेद 368 में कितने तरीके बताए हैं संशोधित करने के, 2 तरीके। तो इसमें जो वर्णित है वो पहला तरीका तो ये है, ये पहला तरीका है। और दूसरा जो मतलब बता रहा हूँ टोटली 3 तरीके, क्योंकि ये संविधान में वर्णित नहीं है संशोधित करने का तरीके के अंतर्गत, ये नहीं आता है। अब आगे देखिए, तो ये ध्यान रखना है संविधान का भाग 3 और 4 में संशोधन करने का जो तरीका है वो ये वाला तरीका है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे इसको। अब आगे देखिए, अब जो तीसरा तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। तीसरा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखेंगे, यानी वो पहला तो सेम जैसे यही है कि संसद के विशेष बहुमत
राज्यों की स्वीकृति। अब यह भी ध्यान रखना, राज्यों की स्वीकृति, तो राज्य हैं वो आधे से अधिक होंगे, आधे से अधिक। तो अब ये सिंपल सा है, जैसे अभी इससे पहले बताया था कि विशेष बहुमत, विशेष बहुमत तो क्या होता है, तो मैंने अभी बताया कि जो दोनों सदन है, तो दोनों सदन के कुल सदस्यों का बहुमत आना चाहिए उस प्रस्ताव पर एवं उसमें उपस्थित सदस्य एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो। ये हो गया। फिर इसके साथ आ जाता है, यानी जैसे कह रहा हूं ना कि इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो एक तो विशेष बहुमत होना चाहिए और दूसरा कि उस संघ के आधे राज्य वो स्वीकार कर ले। साथ ही राज्यों की आधे से अधिक विधान मंडलों द्वारा स्वीकार प्रस्ताव। अब इसको सिंपल सा ध्यान रखना है कि इन दोनों में फर्क क्या है, विशेष बहुमत इधर भी है इधर भी है, ठीक है ना। तो विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो रहा है, तो दूसरा हो गया संविधान में संशोधन। अब तीसरा तरीका है कि विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की स्वीकृति, यानी लोकसभा राज्यसभा से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने की मतलब विशेष प्रस्ताव से बहुमत है वो वहां पे पारित हो जाता है, और इसके बाद उस सदन में जो उपस्थित सदस्य है उनके 2/3 बहुमत से संविधान का संशोधन है वो माना जाता है और राष्ट्रपति साइन कर लेता है। लेकिन तीसरे तरीके में क्या होगा कि विशेष बहुमत के साथ साथ वह प्रस्ताव वहां से पारित होने के बाद सभी राज्यों के पास जाएगा, और राज्य मान लीजिए जितने भी राज्य हैं, जैसे 20 राज्य, तो 20 में से 11 राज्य अगर उस प्रस्ताव पर उस संविधान के संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं तो संविधान में संशोधन हो जाता है। यानी 20 में से सभी के पास प्रस्ताव जाता है संशोधन का, ठीक है ना, लेकिन 20 में से 15 राज्य ही हैं जो उस पर हाँ ना दे रहे हैं, और 15 में से 11 जने हाँ कह देते हो, 4 जने ना कर देते हैं, और बाकी के अगर कुछ भी नहीं कहते फिर भी अगर आधे राज्य अगर स्वीकार कर ले, यानी फॉर्मेलिटी मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है, तो संविधान में संशोधन हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से भारतीय संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके हैं। पहला ये संसद के साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत, तीसरा विशेष बहुमत के साथ राज्यों की स्वीकृति, यानी आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। अब इसमें ध्यान रखिए कि ये तीसरा तरीका है वो सबसे कठिन है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि कोई राज्य है वो किसी बात पे स्वीकार हो जाए। अभी तीसरा तरीका है वो भारतीय संविधान की कौन सी धाराओं में संशोधन करने के लिए काम में लिया जाता है, तो वो यहाँ पे देखिए, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आप समझ गए होंगे, यानी अनुच्छेद 368 के तहत तो ये दूसरा तरीका है, ठीक है ना। तो इसके तहत भारतीय संविधान में विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति के बाद संशोधन होता है, तो वो कौन से संविधान में कौन से धारा, कौन से अनुच्छेद में संशोधन होता है, तो देखिए अनुच्छेद 53-54 संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53-54 जो मतलब कहते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन व प्रक्रिया से संबंधित है, तो उसमें संशोधन करना हो तो संविधान में ये जो संशोधन करने के लिए इसकी प्रक्रिया में संशोधन करना है, परिवर्तन करना है, तो ये संशोधन करने का भारतीय संविधान का जो तरीका है वह ये वाला होगा, ठीक है ना। ये इसके यानी इस तरह का प्रस्ताव
लाया जाता है तो इसका मतलब है इनमें से किसी में संशोधित करना है। आप ध्यान रखेंगे ये वाला प्रस्ताव यानी विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की स्वीकृति के द्वारा जो संविधान में संशोधन किया जाता है वह इन धाराओं पर चर्चा या संशोधन करने के लिए होता है। जैसे केंद्र राज्यों की शक्तियों का विभाजन को केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाना है तो इसलिए प्रस्ताव ये होगा। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित कुछ परिवर्तन है तो ये वाला तरीका अपनाया जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कुछ उपबंध कुछ तरीके बदलने हैं तो इसके लिए भी ये वाला संशोधन है जो संविधान संशोधन का ये तरीका अपनाया जाता है। और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कम या ज्यादा करना है इसके मामले में भी। और खुद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है, अगर उस खुद में उसके प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करना है तो ये भारतीय संविधान का संशोधन करने का तीसरा तरीका यूज किया जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि क्या लोकसभा राज्यसभा के द्वारा कोई प्रस्ताव पारित यानी संसद के द्वारा दोनों सदनों के द्वारा कोई प्रस्ताव संविधान संशोधन का प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है तो संविधान संशोधन से संबंधित प्रस्ताव क्या राष्ट्रपति उसे लौटा सकता है या स्वीकार करेगा पहली पारी में। तो ध्यान रखना है जैसे ही लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा संविधान संबंधी जो प्रस्ताव है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे लौटा नहीं सकता है, उसे पहली बारी में ही उस प्रस्ताव को स्वीकार करना होता है। ठीक है ना। तो ये प्रश्न बहुत बार आया है तो ध्यान रखना है संविधान संबंधी प्रस्ताव को भारतीय संविधान वापिस पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है तो ये इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना है। अब अगर इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रह गया तो आपको ध्यान रखना है एक जो जरूरी है यहाँ पे ध्यान रखना है जो केशवानंद भारती बनाम विवाद था, केशवानंद भारती बनाम विवाद ये 1973 की बात है। ठीक है ना। 1973 में एक फैसला है जिसमें कहा गया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। इससे पहला जो था उसमें संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन 1973 का ये जो कोर्ट का फैसला है केशवानंद भारती बनाम जो मामला था इसमें संविधान कह सकते उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि संसद भारतीय संविधान के ढांचे मतलब इस कुछ भी विचार में परिवर्तन कर सकती है लेकिन संविधान के ढांचे को नहीं बदल सकती है। भारतीय संविधान के ढांचे को बदलने का अधिकार संसद को नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान के कुछ अलग विचार है या अधिकार वगैरह कुछ है उसमें संशोधन कर सकती है, ये संसद को अधिकार दिया गया था। और ये जो फैसला है 1973 के फैसले के तहत दिया गया। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना प्रश्न आता रहता है कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है वो उसे दिया गया तो वो कौन सा फैसला दिया गया और इसमें ये भी कहा गया कि भाई संविधान के ढांचे में परिवर्तन है वो संसद नहीं कर सकती है। तो ये फैसला था 1973 का। ठीक है ना। तो अब ये इंपॉर्टेंट अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको इंपॉर्टेंट चाहिए तो सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।